2008-9 की अवधि में बिहार का विकास दर 11.3% था, जो 2013-14 में बढ़कर यह 14% हो गया। यह विकास दर गुजरात के साथ बहुत ही तेजी से या तीव्रतम बढ़ने वाला देश का विकास दर था, और इस तीव्रतम बढ़ते हुए विकास दर को देखकर विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इसे चमत्कारी अर्थशास्त्र की संज्ञा दी, मराइकल इकोनॉमी की संज्ञा दी। एपीजे अब्दुल कलाम ने बिहार के संदर्भ में एक बात कही। उन्होंने कहा कि देश का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक बिहार का विकास न हो, अर्थात बिहार के विकास के साथ ही देश का विकास संभव है। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। आप YouTube पर मेरा चैनल श्रीनिवास कुमार देख रहे हैं और मैं आपके समक्ष श्रीनिवास कुमार आज जिन टॉपिकों पर चर्चा मैं करूंगा वो बिहार से ही संदर्भित हैं। बिहार से संबंधित ये दूसरा वीडियो मैं डाल रहा हूं, क्योंकि पहले वीडियो में आपने देखा था कि बिहार के पिछड़ेपन के कौन कौन से कारण हैं, उन कारणों पर विस्तृत चर्चा मैंने की थी। और आज बिहार के पिछड़ेपन को समाप्त करने का क्या क्या उपाय है, उन उपायों पर मैं विस्तृत चर्चा करूंगा। चर्चा उन बिंदुओं का करूंगा जो सिर्फ कल्पना नहीं है, इसे धरातल पर उतारा जा सकता है। थोड़े प्रयास की जरूरत है, थोड़ा सा मेहनत और एकजुटता के साथ ये संभव है। बिहार जो अभी के समय में बीमारू राज्य की श्रेणी में खड़ा है, अगर इन उपायों को अपनाए तो जल्द ही बीमारू राज्य का जो तमगा बिहार को मिला हुआ है, इस तमगे से वो बाहर निकलकर एक स्वस्थ राज्य के रूप में जाना जा सकता है। तो समय न गवाते हुए चलते हैं हम मुख्य बिंदु पर। अभी आप क्लास 10th का अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं और अर्थशास्त्र का पहला अध्याय अभी चल रहा है, और इस पहले अध्याय का 7वां भाग मैं आपके सामने रख रहा हूं। आज का जो मुख्य प्रश्न है वो है बिहार के विकास के स्तर को ऊंचा उठाने का क्या क्या उपाय है, या यूं कहें कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का क्या क्या उपाय है। यह दीर्घोत्तरीय प्रश्न बनता है। हमेशा जब भी परीक्षा में ये आएगा तो दीर्घोत्तरीय के रूप में आएगा, यानी बड़े नंबर वाला होगा। अब इसके आंसर पर नजर डालते हैं। एक एक करके मैं पॉइंट्स को बताऊंगा और उसकी व्याख्या करते चलूंगा। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय। पहला उपाय है जनसंख्या नियंत्रण। दूसरा उपाय है बाढ़ तथा सूखा नियंत्रण के सार्थक प्रयास। तीसरा उपाय है कृषि संबंधी आधारभूत संरचना का विकास और कृषि उपज आधारित उद्योग की स्थापना और उद्योग का जीर्णोद्धार। छठा उपाय है शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन या शिक्षा में बेहतर प्रयास की आवश्यकता। अन्य भी उपाय हैं, एक एक करके हम व्याख्या करते चल रहे हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि बिहार का पॉपुलेशन क्या है, बिहार का पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है। पिछले अध्याय में यह भी चर्चा हुई थी कि बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, रोजगार की क्या अवसर हैं और रोजगार कितना है। तो आज अगर वो वीडियो आप नहीं देखेंगे तो इस वीडियो की बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, इसलिए पुराने वीडियो को देखकर ही इस वीडियो को आप देखें। एक एक करके चर्चा करेंगे हम। पहला जो उपाय है बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का वो है जनसंख्या नियंत्रण, यानी पॉपुलेशन कंट्रोल। लगभग 10 करोड़ 38 लाख से ऊपर आबादी बिहार की है। ये जनगणना 2011 का आंकड़ा के अनुसार मैं बता रहा हूं। इतनी बड़ी जनसंख्या और उसके साथ आश्चर्य तब होता है जब आप बिहार के पॉपुलेशन डेंसिटी को समझते हैं, यानी जनसंख्या घनत्व को समझते हैं। यानी जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हैं? टोटल एरिया बटा टोटल पॉपुलेशन। तो या टोटल पॉपुलेशन बटा टोटल एरिया आप करेंगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी निकल जाएगी। अब आश्चर्य इस बात का है कि बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे ज्यादा 1102 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं बिहार में। यानी कि बिहार का जो
1 किलोमीटर, अब 1 वर्ग किलोमीटर किसको कहते हैं? 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा इलाका, ये 1 वर्ग किलोमीटर कहलाता है। अब इसमें 1102 व्यक्ति रहता है, यानी कि 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा इलाका में 1102 व्यक्ति रहता है। समझिए कितना ठूस ठूस कर लोग भरे हुए हैं। क्षेत्रफल कम है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अब ये स्थिति अगर रहेगी तो बिहार विकास कैसे करेगा? भोजन जुटाते जुटाते ही बिहार थक जाएगा। और ये पॉपुलेशन डेंसिटी पूरे भारत में सबसे ज्यादा बिहार की हो गई है। इसलिए जरूरत है जनसंख्या को नियंत्रित करने का, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का। अब ये पॉपुलेशन कंट्रोल किस तरह किया जाए? तो 2 उपाय मैंने बताए हैं, एकदम प्रैक्टिकली उपाय है। पहला उपाय है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन का अर्थ समझते हैं आप? परिवार नियोजन का अर्थ है परिवार को नियोजित करना, यानी परिवार को सीमित करना, छोटा करना, कम करना। हम दो हमारे दो का नियम आपने सुना होगा। मैं पति पत्नी अगर 2 तो बच्चे भी 2। अब वो 2 लड़कियां हों या 2 लड़के हों, फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये रेशियो लेके चलेगा बिहार, यानी हम 2 हमारे 2 के सिद्धांत पर चलेगा, तब बिहार का कल्याण भविष्य में संभव है। अन्यथा हम 2 हमारे 6, हम 2 हमारे 8, अगर इस सिद्धांत पर हम चलते रहेंगे तो ये बीमारू राज्य का जो तमगा हमें मिला हुआ है, ये बीमारू राज्य का जो बीमारू राज्य का जो हमें नाम दिया जाता है, बीमारू राज्य की कैटेगरी में हम जो हैं फंसे हुए, इससे नहीं निकल पाएंगे। तो जरूरत है परिवार नियोजन की। अब बात आती है कि परिवार नियोजन किस तरह, बच्चे किस तरह सीमित किए जाएं। शादियां होंगी तो बच्चे होंगे, वैसे शादियां न भी हों फिर भी बच्चे हो सकते हैं, लेकिन ये अवैध कहलाएगा। तो शादियां होंगी तो बच्चे होंगे, तो बच्चे कितने होंगे? 2, 4, 6, 8, 10, चाहे जितने। नहीं, आपको समझना होगा कि हम जनसंख्या को कम अगर रखते हैं तो हमारा ग्रोथ जो है, हमारा जो विकास है वो ज़्यादा हो पाएगा। क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या ज़्यादा संसाधन का उपयोग करेगा, और ज़्यादा संसाधन का उपयोग करेगा तो इन संसाधनों की कमी होगी और हम पिछड़े राज्यों की श्रेणी में ही खड़े रहेंगे। अब जो परिवार नियोजन है उसके उपाय तमाम तरह के आ गए हैं। वैज्ञानिक का युग है, विज्ञान का युग है। तो आज कॉन्डम, कॉपर-टी, विभिन्न तरह की गर्भ निरोधक गोलियां, इन सब के उपाय से हम परिवार नियोजन कर सकते हैं, अपने परिवार को सीमित रख सकते हैं। तो परिवार नियोजन ये सरकार भी कहते आई है, प्रश्रय देते आई है इस चीज़ को। और आप देखेंगे कि अपने बिहार में भी या भारत स्तर पर भी बच्चे जब होते हैं 2 बच्चों तक पैसा मिलता है सरकार की तरफ से, उसके बाद नहीं मिलेगा। तो सरकार चाह रही है कि आप 2 बच्चे ही पैदा करें। इस तरह परिवार नियोजन वो उपाय है जो अपनाकर बिहार अपनी जनसंख्या को कम कर सकता है। साथ ही बहुत अन्य भी चीज़ें बहुत सारी हैं जिससे आप जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन परिवार नियोजन सीधा रास्ता है, सीधा रास्ता है। वैसे आप कह सकते हैं कि भाई जनसंख्या नियंत्रण के विभिन्न तरह के जो उपाय हैं, जैसे शिक्षा का विकास हो, ये हो, वो हो, वो सब रहते हुए भी ये स्थिति है कि बिहार आज सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला देश बना हुआ है। तो और जनसंख्या के मामले में भारत में बिहार की स्थिति 3रे नंबर पर है। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो बच्चे पैदा नहीं करेंगे या वो परिवार बढ़ाएंगे या न बढ़ाएंगे, ये कोई इसकी गारंटी नहीं है। परंतु परिवार नियोजन वो उपाय है जिसको अपनाकर व्यक्ति अपने जनसंख्या को कंट्रोल कर सकता है। तो पहला उपाय मेरा है कि परिवार नियोजन अपनाए बिहार, जिससे जनसंख्या कंट्रोल होगा। जनसंख्या अगर कंट्रोल होगा तो हम संसाधनों को बचा पाएंगे, और अगर संसाधन बचेंगे तो बिहार गरीबी से अमीरी की ओर बढ़ सकता है, क्योंकि संसाधनों पर ही अमीरी गरीबी निर्भर है।
दूसरा जो उपाय है जनसंख्या कंट्रोल करने का वो है जागरूकता। अब इस जागरूकता में आप शिक्षा को इंक्लूड कर सकते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षित किया जाए ताकि उनका मानसिक विकास हो, और मानसिक विकास होगा तो वो इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरह से समझ पाएंगे। क्योंकि एक गरीब या अनपढ़ व्यक्ति ये सोचता है कि मेरा जितना परिवार बढ़ेगा उतना ज़्यादा मैं इनकम करूँगा, कमाने के हाथ बढ़ेंगे। परंतु जो पढ़ा लिखा लोग है वो सोचता है कि नहीं, अगर एक बच्चा हो या दो बच्चे हों, अगर वही दोनों बच्चों का मानसिक विकास बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो 10-20 बच्चों के बराबर पैसे कमा के ला सकते हैं। तो इस तरह से जागरूकता फैलाई। अब जागरूकता फैलाने का जो तरीका है वो है नुक्कड़ नाटक, टीवी पर, रेडियो के माध्यम से विभिन्न एडवर्टाइजमेंट निकाल के, विभिन्न तरह के स्लोगन लिखकर, किताबों में, पुस्तकों में, सिलेबस में इस चीज़ को शामिल करके। तो इस बहुत सारे तरीके हैं जिससे जनता को जागरूक किया जा सकता है कि आप जनसंख्या को कंट्रोल कीजिए। तो इस तरह से पहला उपाय को मैंने बताया आपको कि जनसंख्या नियंत्रण अगर बिहार करता है तो बिहार का पिछड़ेपन दूर हो सकता है। और मैं मानता हूँ कि किसी भी देश की हालात, कोई भी देश का जो हालात है आर्थिक, वो हालात के पीछे एक बड़ा कारण है जनसंख्या। क्योंकि जनसंख्या जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो खपत करेगा। और एक और चीज़ है कि जनसंख्या हो और साथ में वो अनपढ़ हो, ज़्यादा जनसंख्या इलिटरेट हो, तो वो एक बोझ के समान है। आगे दूसरे नंबर पॉइंट पे आते हैं, बाढ़ तथा सूखा नियंत्रण के सार्थक प्रयास, फ्लड एंड ड्राउट्स का कंट्रोल करना। बिहार अगर ये दो प्राकृतिक आपदाओं पर कंट्रोल कर ले या कम भी कर ले तो बिहार की तरक्की संभव है। चूंकि उत्तरी बिहार जहां बाढ़ से प्रभावित है, वहीं दक्षिणी बिहार सूखा से प्रभावित है। और ये बाढ़ और सूखा, ये दोनों प्राकृतिक आपदाएं लगभग हर साल आती हैं और बिहार के संसाधन को, जान माल को बहुत बड़े पैमाने पर क्षति दे जाती हैं। अब इन दो आपदाओं को कम करने का क्या उपाय है? तो पहला उपाय जो अटल बिहारी वाजपेयी ने सुझाया था, नदियों को आपस में जोड़ा जाए। अगर सपोज कीजिए उत्तर बिहार में जो नदियां हैं वो सब लगभग बरसाती हैं। उसमें से कुछ सदावाहिनी भी हैं, लेकिन ज़्यादातर बरसाती हैं। बरसात में ही इनमें पानी भरता है, उफान आता है और उत्तरी बिहार बाढ़ से डूब जाता है या पानी से डूब जाता है। वही दक्षिणी बिहार सूखे का दंश झेलता है, क्योंकि यहाँ पर सदावाहिनी नदियाँ नहीं हैं और नदियों की संख्या कम है। तो अगर उत्तरी बिहार की नदियों को दक्षिणी बिहार की नदियों से जोड़ दिया जाए, उत्तरी बिहार को दक्षिणी बिहार से, तो यहाँ का पानी यहाँ जाएगा, तो यहाँ का बाढ़ भी कम होगा और नीचे का जो इलाका है वहाँ पर सूखे की समस्या भी कम होगी। तो ये पहला उपाय था नदियों को आपस में जोड़ने का। हालांकि धरातल पर लाना इसको काफ़ी कठिन है, लेकिन उससे ज़्यादा कठिन तो है परंतु संभव है। ये अगर सरकारें चाहे, सरकार की इच्छा शक्ति तीव्र हो, बहुत संकल्पित सरकार हो, तो ये काम कर सकती है। अब बाढ़ और सूखा से नियंत्रण का एक और उपाय है वृक्षारोपण, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाए जाए। वृक्ष बाढ़ की विभीषिका को भी कम करते हैं, यानी बाढ़ की तीव्रता को भी कम करते हैं और सूखे की समस्या से भी निजात दिलाते हैं। अगला पॉइंट है मलबा निकासी प्रबंधन। अब बाढ़ जिस इलाके में आती है उत्तरी बिहार में, उन इलाकों में एक बड़ी समस्या है कि नदियां मलबे से भर जाती हैं। अगर नाली है, नाली को आपने देखा है, नाली में अगर नीचे से पूरा कचरा भर गया, यानी मलबा भर गया, सिल्ट भर गया, तो पानी थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो वो पानी नाली के बाहर आ जाएगा। यही स्थिति उत्तर बिहार के नदियों की है। नदियों के अंदर, नदियों के तली में सिल्ट भर गया है और सिल्ट भरने से थोड़ा सा भी बारिश होता है और पानी बढ़ता है तो ये पानी बाहर फेंक देता है, बाहर निकल आता है, जिसके कारण बाढ़ आ जाती है और पानी फैल जाता है। तो प्रॉपर ढंग से ऐसी नदियां जिसमें ये समस्या है मलबे वाली, सिल्ट वाली, सिल्टेशन वाली, वो उसका प्रॉपर ढंग से निदान होना चाहिए। मलबा निकासी का एक सिस्टम वहां डेवलप करना चाहिए और बार बार उसमें से मलबे निकलते रहने चाहिए।
अगला है बाढ़ और सूखा से राहत के लिए, खास करके सूखा से राहत के लिए वर्षा जल प्रबंधन। वर्षा के पानी को बचाया जाए, और पानी को बचाने का उपाय है आप पोखर, तालाब, झील, झरने, इस तरह से गड्ढे, विभिन्न तरीके से जल संभर आप कर सकते हैं, जल को बचा सकते हैं। तो ये बहुत सारे उपाय हैं जिसको करके आप पानी को बचा सकते हैं, और अगर पानी बचता है तो सूखे की समस्या जो दक्षिणी बिहार में है वो कम जाएगी। और अगला जो है वो है जागरूकता। अब सूखे की समस्या से निजात के लिए, वृक्षारोपण के लिए, जल को बचाने के लिए, या बाढ़ से कैसे बचा जाए, बाढ़ में कैसे ग्रो किया जाए, बढ़ा जाए, बाढ़ के साथ कैसे जिया जाए और कैसे जीविका उपार्जन किया जाए, इन सब के लिए प्रॉपर तरीके से जागरूकता, अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है। और ये अवेयरनेस वही मैंने बताया किस किस तरीके से आप फैला सकते हैं, टीवी, रेडियो, जो भी पत्र पत्रिका, समाचार पत्र, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे अवेयरनेस फैलाई जा सकती है। तो ये था दूसरा बिंदु, बाढ़ और सूखा से नियंत्रण करके बिहार अपने पिछड़ेपन को कम कर सकता है। तीसरा जो उपाय है वो है कृषि संबंधित आधारभूत संरचना। जरा समझिएगा इस पॉइंट को, गागर में सागर मैंने भरा है। कृषि संबंधी आधारभूत संरचना का विकास करना है और कृषि उपज आधारित उद्योग को स्थापित करना है, और वैसे उद्योग जो कृषि आधारित थे पहले उनका जीर्णोद्धार करना है। यानी कि कृषि संबंधित आधारभूत संरचना का विकास और कृषि उपज आधारित उद्योग की स्थापना और उन उद्योगों का जीर्णोद्धार। बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड है, क्योंकि पॉइंट्स बढ़ाने में कुछ फायदा नहीं है, गागर में सागर भरिए ज्यादा अच्छा रहता है। इसके अंतर्गत कृषि संबंधी आधारभूत संरचना के विकास के अंतर्गत क्या करना होगा सरकार को या जनता को, सभी को मिलकर नए नहरों का विकास करना होगा और पुरानी नहरों का जीर्णोद्धार सहित लगातार देखभाल करना होगा। होते ये आया है बिहार में कि नए नहर बनने लगभग बंद हो चुके हैं, और जो पुराने नहर हैं वो या तो भर गए हैं या जगह जगह टूट गए हैं। तो इन दोनों चीजों को खत्म करना होगा। एक तो नए नहर बनाना होगा, ऐसा क्षेत्र जहां पानी अभी नहीं पहुंचा है सिंचाई के लिए खेतों तक, वहां नए नहर खोदने होंगे, नए नहर बनाने होंगे। और दूसरा, जो पुराने नहर हैं उनका जीर्णोद्धार करना होगा, उनको ठीक करना होगा, उनका प्रॉपर ढंग से देखरेख उनका करना होगा, और पक्कीकरण का कार्य भी करवाया जा सकता है। तो इस तरह से आप नहरों के विकास के द्वारा कृषि की आधारभूत जो चीज है सिंचाई, उसको आप पूरा कर सकते हैं। अगला है सस्ती दरों पर ट्यूबवेल हेतु बिजली का कनेक्शन। ये भी कृषि से संबंधित एक समस्या है कि किसान ट्यूबवेल लगाए हुए हैं, नहर की सुविधा नहीं है तो ट्यूबवेल, समरसेबल वगैरह गड़वाए हुए हैं, परंतु बिजली का कॉस्ट इतना ज़्यादा आता है कि वो लागत से मतलब फायदे से ज़्यादा लागत हो जाता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि सस्ती दरों पर वो ट्यूबवेल के लिए बिजली का कनेक्शन दे। यानी घर के लिए अगर आप बिजली का कनेक्शन लेते हैं तो उसका रेट अलग होगा, और ट्यूबवेल कृषि कार्य के लिए अगर आप बिजली का कनेक्शन लेते हैं तो उसका रेट अलग फिक्स होना चाहिए। ठीक है। अब अगला है खाद तथा उचित प्रबंध वाले बीज उचित समय पर किसानों के पहुंच के अंदर लाए जाए। बिल्कुल, ये कृषि से संबंधित बहुत बड़ी समस्या है कि जिस वक्त सीजन होता है धान का या गेहूं बोने का, उसी वक्त खाद का काला बाजारी होने लगता है, उसी वक्त खाद का दाम बढ़ जाता है, उसी वक्त खाद नहीं मिलता है। बीज के साथ भी वैसी ही स्थिति है, बीज के साथ भी काला बाजारी है, महंगे बीज मिल रहे हैं, समय पर नहीं मिल रहे हैं। तो ये समस्या से सरकार को चाहिए कि किसानों को निजात दिलाए। अगर ये समस्या से सरकार निजात दिला देती है, यानी खाद ससमय उचित मूल्य पर उपलब्ध हो और बीज ससमय उचित मूल्य पर वो भी उपलब्ध कराए जाए किसानों को, तो एक बड़ा परिवर्तन राज्य के अंदर लाया जा सकता है और कृषि की उपज काफ़ी बढ़ाई जा सकती है। देखिए, बिहार में अब खनिज तो उतना है नहीं, जो बीत गई सो बात गई। झारखंड गया, झारखंड जब 2000 में कट लिया, अलग हो गया, तो मेरे पास जितने संसाधन हैं उसी में हमको ग्रोथ करना है, उसी में अपना विकास करना है। तो
चीज़ें क्या है आपके यहाँ? आपके यहाँ पेड़ पौधे कुछ हैं, वो भी बहुत कम मात्रा में, वन का अगर प्रतिशत देखिएगा बिहार में बहुत कम है। आपकी पुस्तक में 10th क्लास के पुस्तक में ज्योग्राफी में 7% दिया हुआ है, वैसे 10-11% तक पहुंचा हुआ है। तो वन बहुत कम है। उसके बाद आपके यहाँ खनिज संपदा नगण्य मात्रा में है या बहुत ही कम मात्रा में है। तो आपके पास क्या बचता है? गंगा की उपजाऊ जमीन बचती है। इस गंगा के उपजाऊ जमीन में क्या होगा? खेती होगा। अब वो आप कॉमर्शियल क्रॉप उपजा लें या आप खाद्यान्न कृषि कर लें, तो जो भी आप करना चाहें इसी से आप कर सकते हैं। तो जब तक कृषि अच्छी नहीं रहेगी और कृषि की व्यवस्थाएं अच्छी नहीं रहेंगी तब तक ये पॉसिबल नहीं है। जैसे आपको जूट ही उगाना है, तो जूट उगाना है तो जूट कहाँ उगेगा, कैसे उगेगा, और उसके लिए जूट कहाँ फिर बेचेगा, उसका प्रोसेसिंग कैसे होगा, जूट की मिलों की क्या स्थिति है, उन सब पर सरकार को ध्यान देना होगा। तब जाके किसान उस उपज में रुचि लेगा। जूट को उपजाने में जो कॉस्ट लगता है, जैसे, तो उन सारी चीज़ों पर सरकार को ध्यान देना होगा, तभी जाके विकास संभव है। सिर्फ फाकेबाजी से या कागज पत्थर चलाने से काम नहीं चलने वाला है, धरातल पर काम होना चाहिए। अब ये खाद तथा उचित प्रबंधन वाला आपने देखा। एक और चीज कृषि से संबंधित है कि पुनः, कृषि से नहीं उद्योग से संबंधित है कि पुनः जूट मिल तथा चीनी मिलों का जीर्णोद्धार किया जाए। अगर उद्योग बिहार में फलेगा फूलेगा, किस तरह का उद्योग फलेगा फूलेगा? वो कृषि आधारित उद्योग ही फलेगा फूलेगा, क्योंकि आपके यहाँ खनिज है नहीं। कितना झारखंड से आप कोयला और लोहा मंगा लेंगे? कच्चा माल कितना मंगाएंगे कहाँ से? इसलिए बिहार को जरूरी है कि वो कृषि संबंधित ही जो उद्योग हैं उसको प्रश्रय दे। अपने यहाँ कुछ साल पहले गन्ना के बहुत सारे उद्योग, गन्ना पर आधारित बहुत सारे गन्ना चीनी मिल थे, जूट आधारित बहुत सारे चीनी मिल थे, लेकिन कुछ कालखंड, कुछ शासकों का ऐसा रहा बिहार में जिसके कारण वो सारे गन्ना के मिल यानी चीनी मिल, शुगर फैक्ट्री और जितने भी जूट मिल थे सब ठप हो गए, सब राजनीति के शिकार हो गए और सब के सब आज अपने होने पर या अपने होने का रोना रो रहे हैं। और ये वो स्थिति है जिसके कारण बिहार से मजदूर पलायन किए, दूसरे राज्यों में गए। और आज कोरोना के वक्त देख रहे हैं हम कि किस तरह मजदूर अन्य राज्यों से गाड़ियां भर भर के आ रहे हैं। तो इन मजदूरों को इंगेज करने के लिए, इन मजदूरों को रोजगार देने के लिए, अपने किसान भाइयों को रोजगार देने के लिए, राज्य की उन्नति के लिए उन फैक्ट्रियों को पुनः चालू करना होगा। उन फैक्ट्रियों को चालू करवाने के लिए विभिन्न जो भी जद्दोजहद हो सकता है वो करना होगा। किसानों को गन्ना पुनः उत्पादन के लिए प्रश्रय देना होगा, सब्सिडी देनी होगी। जूट उत्पादन के लिए प्रश्रय देना होगा, सब्सिडी देनी होगी। किसान उपजाना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, परंतु उसका फल भी वो देखता है कि फल इसका क्या मिलेगा। गन्ना उपजा लिए तो क्या कीजिएगा? ज़्यादा से ज़्यादा आप उतना ही गन्ना उपजाइएगा जितना आपको गुड़ की जरूरत है। विशेष गन्ने की उपज आप तभी कीजिएगा जब आसपास कोई आपके चीनी का मिल होगा। जूट का विशेष आप वो औद्योगिक तरीके से आप या व्यावसायिक तरीके से आप उपज तभी करेंगे जब अगल बगल कहीं उसका मिल होगा, कहीं बिकने का प्रॉपर जगह होगा। तो ये बहुत ही जरूरी है कि जूट मिल और चीनी मिलों का जीर्णोद्धार किया जाए, उसको फिर से चालू करवाया जाए। अगला है फल और सब्जी का बायो प्रोडक्ट सहित व्यापारिक नीतियां बनाई जाए। फल और सब्जी, बिहार सब्जी के मामले में लगभग आत्मनिर्भर है और फल भी यहाँ बहुत सारे हैं। खास करके लीची और आम के लिए बिहार फेमस है। दुधिया मालदह और लीची मुजफ्फरपुर के लिए फेमस है। साथ ही और भी मखाना और बहुत सारे ऐसे उपज हैं जो बिहार के लिए सुखदाई हैं। तो इस पर आधारित जो बायो प्रोडक्ट है इसका वो होना चाहिए। जैसे आलू की खेती होती है तो आलू का बाई प्रोडक्ट क्या है? चिप्स। ये जितने बाजार में चिप्स बिक रहे हैं, कुरकुरे बिक रहे हैं, उस सब में आलू का अंश है। तो
कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी चीज़ें हैं, जैसे आप लीची हो रहा है तो लीची का बाई प्रोडक्ट लीची का जूस बनाने वाली फैक्ट्रियां होनी चाहिए थी, ज़्यादा संख्या में होनी चाहिए थी। आम का जूस बनाने वाली फैक्ट्री होनी चाहिए थी, अमावट बनाने वाली फैक्ट्री होनी चाहिए थी। तो इस तरह से फल और सब्जी का बाई प्रोडक्ट, सब्जियां भी बहुत ज़्यादा सुखा के और उसको बहुत बाद में आप यूज कर सकते हैं, तो उस पर भी जो प्रोसेसिंग का तरीका है उसको प्रोसेस्ड करके बाई प्रोडक्ट उसका तैयार करने की व्यवस्था होनी चाहिए। और इसके लिए एक प्रॉपर ढंग से सरकारें लोगों को जागरूक करें, जागरूक करने के साथ ट्रेंड करें, ट्रेनिंग की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, निःशुल्क ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए और विभिन्न युवाओं को निःशुल्क ट्रेनिंग देना चाहिए। उसके लिए उस फैक्ट्री को अगर चालू करना चाहता है, वो छोटा मोटा रोजगार खोलना चाहता है, तो प्रॉपर लोन मिलना चाहिए और ये बिना घूस पैरवी के होना चाहिए, तभी बिहार की तरक्की संभव है। तो 3 बिंदुओं में मैंने बहुत कुछ चीज़ों को समेटा है। इसके आगे शिक्षा की बारी आती है। शिक्षा अभी बिहार में अगर देखा जाए तो 63.82% शिक्षा है। 73 से थोड़ा ऊपर आदमी लोग शिक्षित है और 53 से थोड़ा ऊपर महिलाएं शिक्षित हैं। मतलब शिक्षा के मामले में अगर देखा जाए तो 63% कुछ नहीं है भारत के आगे, या भारत के विभिन्न राज्यों के संदर्भ में देखा जाए तो बिहार शिक्षा के मामले में सबसे नीचे है, सबसे निचले पायदान पर है। तो शिक्षा पर प्रॉपर ढंग से बहुत अच्छे तरीके से सरकार को काम करने की ज़रूरत है, जनता को काम करने की ज़रूरत है। लेकिन देखने में क्या आ रहा है? देखने में आ रहा है कि प्राइमरी लेवल से लेकर हायर लेवल तक की शिक्षा बेकार सी हो गई है। बेकार सी यूं कह रहे हैं कि शिक्षा के साथ साथ बहुत काम जोड़। अब आप प्राइमरी टीचर को ले लीजिए, बिहार के प्राइमरी टीचर, प्राइमरी स्कूल जो भी हैं वहाँ पर एक और काम टीचर करते हैं, खिचड़ी बनाने का। यानी कि वो भोजन भी बनाते हैं, बनवाते हैं और मुहैया करवाते हैं, बच्चों को वहाँ भोजन करवाते हैं। तो शिक्षा पर के साथ साथ, मतलब शिक्षा के साथ साथ होटल की भी व्यवस्था गुरुजी को करनी पड़ती है और वो खाना भी खिलाते हैं। वही अगर आप हाई स्कूल में देखें तो जो शिक्षक हैं वो पढ़ाने के साथ साथ विभिन्न तरह की योजनाएं हैं, साइकिल है, पोशाक है, नैपकिन है, छात्रवृत्ति है, ये सारी योजनाएं सरकार की क्रियान्वित करवाती हैं और पूरे साल में आधा साल उनका इसी सब में गुजरता है। साथ ही ऐसा लगता है कि स्कूल न हो के दुकान हो। तो आप प्राइमरी शिक्षा को ऐसे बना दिए जैसे होटल हो और माध्यमिक शिक्षा को ऐसे बना दिए जैसे वो दुकान हो। तो ये व्यवस्थाएं हाई स्कूलों में भी, हाई स्कूल से ऊपर के अगर कक्षाओं को देखें वहाँ भी स्थितियाँ बहुत सही नहीं हैं। तो एक प्रॉपर प्लान वे में सरकार को चाहिए कि बहाली की प्रक्रिया निकाले, गंभीर प्रतियोगिता परीक्षा लेकर लोगों को बहाल करे और प्रॉपर ढंग से उनको एक अच्छा वेतन दे, उनके लिए विभिन्न फैसिलिटीज़ दे ताकि वो शिक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। तो इस तरह से प्रॉपर ढंग से सरकार को चाहिए कि शिक्षा का सिर्फ साक्षरता न बढ़ा के, ये कागजी साक्षरता आंकड़ों का खेल न करके धरातलीय काम करे। तो शिक्षा पर भी ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है अगर बिहार को अपने पिछड़ेपन को दूर करना है तो। इसके साथ ही अन्य भी उपाय हैं जिससे आप बिहार के स्थिति को या बिहार के पिछड़ेपन को कम कर सकते हैं। जैसे लघु उद्योग और कुटीर उद्योग को थोड़ा बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए विभिन्न तरह के लोन दिए जाएं। उसके बाद आप खेल का प्रतियोगिता वगैरह के लिए अलग क्लब की व्यवस्था हो और खेल प्रतिभागियों पर विशेष ध्यान दे सरकार और उसे पुशअप करे, विभिन्न स्टेडियम की स्थापना हो। तो इस तरह से बहुत सारे उपाय हैं जिसको हमारा राज्य, हमारी सरकार करके बिहार को पिछड़ेपन का जो तमगा हासिल है, पिछड़ेपन का जो एक धब्बा है उससे निकाल सकता है। बीमारू राज्य से हमें निकाला जा सकता है। और भी कुछ कह सकते हैं हम कि अगर राजनीतिक तरीके से देखा जाए तो राजनीतिक तरीके से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अब ये भारत सरकार का
निर्णय है या भारत सरकार के ऊपर किस तरह बिहार प्रेशर बना पाता है कि उसे विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए। जैसे पंजाब या पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों को, या यूं कहे कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का या विशेष पैकेज की व्यवस्था उन राज्यों के लिए की गई है, जिसके कारण उनका विकास हुआ। तो बिहार के लिए भी ऐसे पैकेज की व्यवस्था होनी चाहिए। अब निर्भर ये करता है कि बिहार की राजनीति के जो धुरंधर हैं वो कितना अच्छा प्रेशर बना पाते हैं भारत सरकार पर कि इन पैकेजों को देने के लिए वो मजबूर हो जाएं। खैर, उनके साथ भी अगर देखेंगे आप तो धार्मिक वो राजनीतिक कुछ संकट हैं, कुछ ऊहापोह की स्थिति है जिस कारण बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पा रहा है या कुछ विशेष पैकेज नहीं मिल पा रहा है। हालांकि प्रयास जारी रखना सरकार की जिम्मेवारी है और प्रयास जारी रखने में ही भलाई है। भागत भूत का लंगोट भला, मतलब कुछ न कुछ तो मिल जाए। जहाँ तक हमें लगता है तो कोशिश होनी चाहिए इस मामले में भी। तो इस तरह आपने देखा कि 3-4 बिंदु ऐसे हैं जिसके अंतर्गत अन्य बिंदुओं को डाल के आप बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के विभिन्न पॉइंट्सों की व्याख्या कर सकते हैं। और अगर आप इस सब की व्याख्या करेंगे तो लगभग 3-4 पन्ने में जाएगा। तो उतना नहीं लिखना है, 2 ही 3 पन्ने में या 2 ही 1.5 पन्ने में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर देना है। और साथ ही अगर आप बिहार का एक मैप बना पाएँ और उसकी चौहद्दी दिखा दें, साथ में उत्तर दक्षिण में क्या स्थितियां हैं, बाढ़ का क्षेत्र कौन है, सूखा का क्षेत्र कौन है, तो ये क्रिएटिव काम होगा आपके लिए। तो आज इस प्रश्न का मैंने हल किया कि बिहार के पिछड़ेपन को कैसे कैसे दूर किया जा सकता है, जहाँ तक मेरी समझ थी, किताब से थोड़ा अलग हटके या किताब को और कुछ अपने दिमाग को साथ में लेते हुए। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।